हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोग सभी अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज हम लोगों के पास में ये आप लोगों की सीरीज केवीएस के अंदर एनवीएस आप लोग का कोई भी पीजीटी का एग्जाम होता है, एज वेल एज हम लोगों के पास में यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, तो ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये आपको हर एग्जाम में क्या रहने वाली है, हेल्पफुल रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज को। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट रैंकिंग इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन एज पर एनपीवी और आईआरआर। तो हम लोगों को पहले तो कैपिटल बजटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। सो हम लोगों के पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो गोल रहता है वो क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। सो यहाँ पर क्या लिया जाता है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, जो हम लोगों के पास में फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ डिसीजन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग का नेम कहते हैं। सो कैपिटल बजटिंग ये आप लोगों के पास में रहती है। तो इसके हम लोगों के पास में दो मेथड होते हैं। एक हम लोगों के पास में क्या होते हैं, ओल्ड मेथड होते हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और एक हम लोगों के पास में मॉडर्न मेथड रहते हैं जो क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस करते हैं। तो जो ओल्ड मेथड होते हैं उसके अंदर आप लोगों के पास में कौन कौन सा मेथड आता है, एक हम लोगों के पास में पे बैक पीरियड मेथड आता है और एक क्या आता है, एआरआर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड आता है। और जो मॉडर्न मेथड होते हैं उसके अंदर हम लोगों के पास में आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड हम लोगों के पास में आता है। तो एनपीवी और आईआरआर इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास में, इसमें एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आईआरआर वो डिस्काउंट रेट होते हैं जिसके ऊपर एनपीवी 0 हो जाती है। तो इनके बीच में प्रोजेक्ट है अलग अलग, उनको रैंकिंग करनी है इनके अकॉर्डिंग, एनपीवी और आईआरआर के अकॉर्डिंग। तो उसका सोर्स आपके पास में क्या नहीं है, कन्फ्लिक्ट का सोर्स क्या नहीं है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है तो ये तो कोई अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, सो ये कन्फ्लिक्ट का सोर्स नहीं है। कोई कैपिटल बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, ये भी नहीं होगा। कोई टाइम डिस्पैरिटी नहीं है क्योंकि ये दोनों ही मॉडर्न मेथड के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी सोर्स नहीं है कन्फ्लिक्ट का। ठीक है, मतलब कि ये कोई भी टाइम डिस्पैरिटी, तो ये आप लोगों के पास में कन्फ्लिक्ट के सोर्स नहीं है। ठीक है जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या लिखा हुआ है, ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड फ्लो हम लोगों के पास में रहते हैं, प्राइस ट्रेंड क्या होता है, और इंटरनल सेक्टर लिंकेज आप लोगों के पास में क्या रहता है। तो जो हम लोगों के पास में ट्रेड पॉलिसी रहती है ये आप लोगों के पास में किसका पार्ट होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट होती है। तो ये जैसे ही 2 के साथ कनेक्ट हुआ, हमारा जो आंसर हो गया वो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्या रह जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा ये हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास में, आप लोगों को पता है कि हम लोगों के पास में क्या रहती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो रहता है ये आप लोगों के पास में किसके अंतर्गत आता है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोगों के पास में क्या रहता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हम लोगों के पास में मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हम लोगों के पास में क्या रहता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है। तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर आप लोगों के पास में 3 चीजें आती हैं। एक हम लोगों के पास में क्या आती है, इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, जिसमें हम लोगों के पास में फिस्कल पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज आती हैं। सेकंड हम लोगों के पास में क्या आता है, इकोनॉमिक कंडीशन आती है, जिसमें हम लोगों के पास में जीडीपी आता है, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है,
ये सब आता है। और थर्ड हम लोगों के पास में क्या आता है, इकोनॉमिक सिस्टम आता है, जिसमें आप लोगों के पास में क्या आता है, 3 तरीके के सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्टिक सिस्टम, सोशलिस्टिक एंड थर्ड क्या होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ओके तो जो ट्रेड पॉलिसी है ये इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है आप लोगों के पास में। ट्रेड फ्लो, ट्रेड का फ्लो करेंगे तो एक ग्लोबल लिंकेज होगा, हम लोग बाहर की कंट्री में अगर भेजते हैं सामान तो वो आप लोग के पास में एक्सपोर्ट होता है, वहां से खरीदते हैं तो इंपोर्ट होता है। प्राइस ट्रेंड क्या चल रहे हैं ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है। और इंटरनल सेक्टर लिंकेज ये हमारी स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ द इकोनॉमी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। आप लोगों को पता है एलपीजी आई थी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हम लोगों के पास में रहता है। जहां पर क्या होता है, लिबरलाइजेशन में क्या किया जाता है, पॉलिसीज को लिबरल बना दिया गया था, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट का सेक्टर जो रहता है वो किसको दे दिया जाता है, प्राइवेट को दे दिया जाता है। सो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन हम लोगों के पास में होता है, जहां पे क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट का सेक्टर होता है वो क्या कर दिया जाता है, प्राइवेट को दे दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। और थर्ड क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, जहां पे क्या किया जाता है, पूरी इकोनॉमी को एक वर्ड माना जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, तो प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाता है, तो इससे हम लोगों के पास में क्या होता है, इनकरेज होती है एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल करेक्ट बात है। कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन में क्या कर दिया, प्राइवेट लोगों को दे दिया, तो प्राइवेट लोगों को दे दिया तो इकोनॉमिक पावर का कंसेंट्रेशन तो रहा ही नहीं। अगर गवर्नमेंट के पास रहता तो कंसेंट्रेशन रहता, लेकिन यहाँ तो रहा नहीं। और प्राइवेटाइजेशन में बेटर मैनेजमेंट होता है, करेक्ट हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी नहीं होती है, इससे फ्रीडम मिल जाएगी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट। बोल्ट सिस्टम जो रहता है हम लोगों के पास में इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में, तो ये किससे जुड़ा हुआ है आप लोगों के पास में है, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। सो हम लोगों को पता है स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर आता है, सेकेंडरी मार्केट का, ये आप लोगों के पास में क्या, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जहां पर क्या किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं, जो ऑलरेडी सिक्योरिटीज हैं, उनको क्या किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, तो वो कहाँ पर होता है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है। और ये किसके थ्रू किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या किया जाता है, ट्रेडिंग यहाँ पर होती है। तो दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज फेमस होते हैं, एक होता है एनएससी, एनएससी के ऊपर क्या होता है, बहुत सारी कंपनी लिस्टेड होती हैं, तो जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनका एक इंडेक्स बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, निफ्टी कहा जाता है। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसके ऊपर आप लोगों के पास में क्या रहता है, टॉप 30 कंपनीज के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जो आप लोगों के पास में जिसका इंडेक्स क्या कहलाता है, सेंसेक्स होता है, ठीक है जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए बच्चा लोग, हम लोगों के पास में क्या रहता है, फाइनेंशियल मार्केट होती है, हम लोगों को भली भांति पता है फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, जहां पर क्या किया जाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट ये आप लोगों के पास में कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक हम लोगों के पास में क्या रहती है, मनी मार्केट होती है, और एक हम लोगों के पास में क्या रहती है, कैपिटल मार्केट होती है। सो मनी मार्केट क्या होती है, जहां पर क्या किया जाता है, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज रहती हैं उनकी क्या की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है। किनकी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जाती है, जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 ईयर होता है। कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की, मतलब कि जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू मोर देन 1 ईयर होता है, उनकी ट्रेडिंग की जाती है। मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहता है ये आप लोगों के पास में मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। और कैपिटल मार्केट को कौन कौन कंट्रोल करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। कैपिटल मार्केट फर्दर आप लोगों के पास में 2 टाइप की होती है, एक हम लोगों के पास में रहती है प्राइमरी मार्केट, और एक हम लोगों के पास में क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है।
तो मनी मार्केट के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो मनी मार्केट के अंदर कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है, करेक्ट है। पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट होते हैं, ट्रेजरी बिल होता है, वारंट जो है ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओके, याद रखिएगा। ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। कौन इशू करता है? आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। और ये मिनिमम कितने अमाउंट के होते हैं? 25,000 के आप लोगों के पास में होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनको इशू किया जाता है फेस वैल्यू की, इनको इशू किया जाता है लेस देन फेस वैल्यू के ऊपर, और रिडम्पशन फेस वैल्यू के ऊपर होती है, तो इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड प्रोमाइजरी नोट होते हैं। इनको कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है अपने फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन इज रिलेटेड विद द माइक्रो फाइनेंसिंग? तो माइक्रो फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ इसमें से आप लोगों के पास में क्या होता है? सो SHG आंगनवाड़ी वर्कर, वुमेन एंटरप्रेन्योर, नन ऑफ अबव। तो माइक्रो फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ क्या होता है? SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है बिजनेस एनवायरमेंट में हम लोगों के पास में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इंटरनल एनवायरमेंट, जिसके अंदर आप लोगों के पास में इंटरनल फैक्टर आते हैं। सेकेंड हम लोगों के पास में क्या रहता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है, जहां पर एक्सटर्नल फोर्सेस हम लोगों के पास में आते हैं। एक्सटर्नल एनवायरमेंट आप लोगों के पास में दो टाइप का होता है, माइक्रो एनवायरमेंट जिसको टास्क एनवायरमेंट भी कहा जाता है, या फिर हम लोगों के पास में ऑपरेटिंग एनवायरमेंट भी इसको कहा जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं? कस्टमर, सप्लायर, पब्लिक, इंटरमीडियरी और क्या आते हैं? कॉम्पिटिटर यहाँ पर आते हैं। क्लियर हो गया? और जो मैक्रो एनवायरमेंट होता है उसका अनदर नेम क्या होता है? जनरल एनवायरमेंट होता है। उसमें पेस्टल आता है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट आता है। सो इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट क्या नहीं है? तो हमारी कंपनी का मिशन क्या है? ये होगा ह्यूमन रिसोर्सेज, शेयर होल्डर की वैल्यू। बट जो कस्टमर होते हैं ये आप लोगों के पास में किसका पार्ट होते हैं? माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट होता है, और माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट होता है। ठीक है जी। एक ये भी याद रखिएगा, विजन क्या होता है? जो विजन होता है ये आप लोगों का लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा सबका लॉन्ग टर्म का विजन क्या है कि हमारी लाइफ सेट हो जानी चाहिए। उसके लिए अभी का हमारा मिशन क्या है कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाना चाहिए। तो हमारा मिशन अभी को लेकर क्या है कि हमारा एग्जाम क्रैक होगा, तो ये मिशन है, और लॉन्ग टर्म का विजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। तो जो टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर आप लोगों के पास में दो तरीके की कॉस्ट आती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो आप लोगों के पास में जीरो नहीं हो सकती है, वो क्या रहती है? सेम रहती है, प्रोडक्शन में चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती है। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ये आप लोगों के पास में क्या होती है? जो प्रोडक्शन में चेंज होने के साथ में चेंज होती रहती है, और ये जीरो भी हो सकती है। तो फिक्स कॉस्ट का ऑर्गेनाइजेशन में होना बेनिफिट होता है। तो फिक्स कॉस्ट का टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर होने से जो बेनिफिट होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग लीवरेज कहा जाता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, जिसमें हम लोगों के पास में क्या फॉर्मूला रहता है? सेल में चेंज होने से ईबीआईटी के अंदर क्या चेंज आता है? परसेंटेज चेंज इन सेल। सेल में चेंज होने से ईबीआईटी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? तो ये क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। और इसका फॉर्मूला जो रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन बाय में ईबीआईटी आप लोगों के पास में होता है। और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या रहता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती है, और ईबीआईटी क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। और कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट का होना, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का होना, सच एज डेट की पेमेंट करना, ये क्या होता है? फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होता है। तो इसकी वजह से जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है? फाइनेंशियल लीवरेज होता है। वो क्या बताता है? ईबीआईटी में चेंज होने से ईपीएस पे क्या चेंज आता है, अर्निंग पर शेयर में क्या चेंजेस आती हैं, वो फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर आता है, ठीक है। सो ये हम लोगों के पास में आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हम लोगों के पास में क्या आ जाता है? सुपर लीवरेज या कंबाइंड लीवरेज
आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल डिक्लाइन व्हेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? बिजनेस के अंदर क्या करना? डेट को ज्यादा से ज्यादा यूज करना। तो डेट को यूज करने से जो बेनिफिट होगा वो फाइनेंशियल लीवरेज में आता है। तो अगर हम लोग डेट को यूज करेंगे तो उससे क्या होता है, हम लोगों को डेट को हम लोग यूज करेंगे तो उससे क्या होता है, डेट के ऊपर एक फिक्स रेट से क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है, जिसके ऊपर हम लोगों को क्या मिलती है, टैक्स डिडक्शन अवेलेबल होती है। तो इसीलिए हम लोगों के पास में क्या होता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो आप लोगों के पास में क्या आती है, कम आती है, जिससे फर्म की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, कुछ लोगों का ये मानना है कि हम लोगों के पास में क्या होता है, कुछ अप्रोचेस हम लोगों के पास में होती हैं जो क्या होती हैं, रेलिवेंट होती हैं, जो क्या कहते हैं कि डेट को यूज करेंगे तो फर्म की वैल्यू क्या होती है, इंप्रूव होती है। ठीक है, और अगर नहीं यूज करेंगे तो डिक्रीज होती है। और कुछ इररेलीवेंट अप्रोच है जो कहते हैं कि डेट को यूज करो या ना करो, फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो रेलिवेंट अप्रोच रहती है उसमें हम लोगों के पास में क्या आता है, नेट। ये आप लोगों के पास में क्या होता है, नेट इनकम अप्रोच जो है ये हम लोगों के पास में क्या रहती है, रेलिवेंट अप्रोच रहती है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है ये आप लोगों के पास में क्या होती है, इररेलीवेंट अप्रोच होती है, जो कहते हैं कि डेट को यूज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक हम लोगों के पास में जो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है ये भी इररेलीवेंट अप्रोच है। और ट्रेडिशनल अप्रोच एक रेलिवेंट अप्रोच है जो कहते हैं कि कुछ समय तक तो क्या होगा, डेट को यूज करने से बेनिफिट होगा बट उसके बाद में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास में रेलिवेंट अप्रोचेस में नेट इनकम अप्रोच आती है और ट्रेडिशनल अप्रोच आती है, और इररेलीवेंट में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आती है और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच आती है। और नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम दोनों ही अप्रोच किन्होंने दी है, डुनार्ड ने दी है। तो ये ऊपर किस चीज की बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होगी जब फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा, मतलब कि रेलिवेंट अप्रोच की ये बात कर रहा है। तो रेलिवेंट अप्रोच कौन सी है, नेट इनकम अप्रोच जो है वो क्या है, रेलिवेंट है। इसकी सबसे बड़ी असम्पशन क्या होती है कि डेट को यूज करने से इक्विटी वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, ये हम लोग अपने नेक्स्ट सीरीज के अंदर करेंगे। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपका आंसर इसके अंदर चेक करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू टू एवरीवन।